तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन गवर्नमेंट बजट के बारे में। ये पब्लिक फाइनेंस का एक इतना कोर कॉन्सेप्ट है ना, जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली ये हम सबकी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सोचिए, पेट्रोल के प्राइस से लेकर आपके कॉलेज की फीस तक सब कुछ कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो इससे पहले कि हम बजट की टेक्निकल डिटेल्स में घुसें, आइए एक स्टेप पीछे जाते हैं। सबसे पहले ये सोचना ज़रूरी है कि आखिर किसी भी देश को या किसी भी गवर्नमेंट को एक बजट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। मतलब व्हाई इज इट सो एसेंशियल। ओके, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक हाउस होल्ड बजट से इसका कंपैरिजन करना। आप सोचिए, आपके घर में एक फिक्स्ड इनकम आती है ना? लेकिन जो खर्चे हैं वो तो अनलिमिटेड हैं। घर का राशन है, बच्चों की एजुकेशन है, मेडिकल बिल्स हैं और न जाने क्या क्या। और आपको इन्हीं लिमिटेड फंड्स में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, राइट? अब बिल्कुल यही सिचुएशन गवर्नमेंट की भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्केल बहुत ही बड़ा है। गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स क्या है? टैक्सेस। और उस इनकम से देश के लिए इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, रोड्स और ब्रिजेस जैसे पब्लिक गुड्स बनाना, और हम सब सिटीजन्स के सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर का ध्यान रखना। और इन सब के लिए रिसोर्सेज तो हमेशा लिमिटेड ही रहते हैं। ओके, तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि बजट की जरूरत आखिर है क्यों, तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं कि टेक्निकल टर्म्स में गवर्नमेंट बजट असल में होता क्या है। मतलब व्हाट इज इट्स फॉर्मल डेफिनेशन। तो देखिए, टेक्निकली गवर्नमेंट बजट एक ऐसा एनुअल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट के जो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि अनुमानित खर्चे, उनका पूरा एस्टिमेट होता है। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ खर्चों की लिस्ट नहीं है। इसमें यह भी बहुत क्लियरली बताया जाता है कि भाई इन खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा आएगा कहां से, यानी कि प्रपोज्ड मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देम। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये गवर्नमेंट के फाइनेंसेस की एक कंप्लीट रिपोर्ट है। एक ऐसी रिपोर्ट जो बताती है कि वेयर द मनी कम्स फ्रॉम एंड वेयर द मनी गोज। देखिए, यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि बजट सिर्फ एक हिसाब किताब की फाइल या कोई सिंपल सा एनुअल फाइनेंशियल प्लान नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये गवर्नमेंट के हाथ में एक पावरफुल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। इसके जरिए ही तो गवर्नमेंट देश की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को डायरेक्ट करती है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस सेक्टर को प्रमोट करना है, किस चीज़ पर टैक्स बढ़ाना है, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस बजट के थ्रू ही इंप्लीमेंट किए जाते हैं। बेसिकली ये एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ को एक ही जगह पर दिखाती है। तो ठीक है, अगर बजट इतना पावरफुल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है तो सवाल उठता है कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आखिर गवर्नमेंट हर साल इतना बड़ा एक्सरसाइज करती ही क्यों है? चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं उन 3 की गोल्स को जो हर बजट अचीव करने की कोशिश करता है। ऑलराइट, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट का काम है देश के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको ऐसी जगह पर लगाना जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो मार्केट मैकेनिज्म है, यानी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो तो सिर्फ प्रॉफिट वाले एरियाज में इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन देश के लिए ऐसी चीजें भी जरूरी हैं जो शायद प्रॉफिटेबल ना हो पर सोशली नेसेसरी हो। एग्जाम्पल के लिए, दूर दराज के इलाकों में हाईवेज बनाना या फिर स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना। प्राइवेट कंपनीज इनमें शायद ही इन्वेस्ट करेंगी, है ना? इसलिए गवर्नमेंट बजट के थ्रू इन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में फंड्स एलोकेट करती हैं। ओके, अब आते हैं दूसरे बड़े ऑब्जेक्टिव पर। यह है सोसाइटी में इनइक्वालिटी को कम करना, यानी अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको पाटना। इसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसका सिस्टम बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट क्या करती है? वेल्दी लोगों और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस पर ज्यादा टैक्स लगाती है। फिर उस टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसको पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस के लिए वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च करती है। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तो हम रोज देखते हैं, जैसे कुकिंग गैस पर सब्सिडी मिलना या आयुष्मान भारत जैसी पब्लिक हेल्थ केयर स्कीम्स को फंड करना, जिससे जरूरतमंद लोगों को आसानी से इलाज मिल सके। और तीसरा, और ये बहुत ही क्रूशियल ऑब्जेक्टिव है, इंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में ना हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी इन्फ्लेशन यानी महंगाई आसमान छूने लगती है तो कभी डिफ्लेशन आ जाता है। मतलब डिमांड कम हो जाती है और ग्रोथ रुक जाती है। तो बजट एक ऐसा टूल है जिससे गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए महंगाई बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सकती है ताकि लोगों की स्पेंडिंग पावर थोड़ी कम हो। और अगर इकोनॉमी स्लो चल रही है तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च बढ़ा सकती है। इससे क्या होगा? मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी और ग्रोथ स्टेबल रहेगी। ऑलराइट, तो अब तक हमने बजट की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को देखते हैं। आखिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या लिखा है
और हाँ, ये सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पर अच्छे से ध्यान देना। तो ये है हमारा की कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। ध्यान से सुनिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112। ये आर्टिकल क्या कहता है? ये मैंडेट करता है कि हर फाइनेंशियल ईयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा इनके सामने एक स्टेटमेंट रखवाएंगे। और इस स्टेटमेंट में क्या होगा? इसमें उस साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एस्टिमेटेड रिसीट्स यानी अनुमानित आय और एक्सपेंडिचर यानी अनुमानित खर्चों का पूरा ब्यौरा होगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है जिसे पूरा करना कंपलसरी है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। हम सब कॉमनली बजट वर्ड यूज करते हैं, राइट? लेकिन ये वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। नो, आर्टिकल 112 में इसके लिए जो ऑफिशियल टर्म यूज किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो टेक्निकली जिसे हम आम बोलचाल में बजट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली उसका असली नाम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये एग्जाम में अक्सर, आई रिपीट, अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को एकदम जल्दी से समराइज कर लेते हैं। हमने क्या सीखा? पहला, बजट एक वाइटल टूल है जो एक हाउसहोल्ड की तरह ही एक देश की फाइनेंसेस को मैनेज करता है। दूसरा, यह सिर्फ एक फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं बल्कि एक पावरफुल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। तीसरा, इसके 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं: रिसोर्स एलोकेशन, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आर्टिकल 112 के अंडर इसका ऑफिशियल नाम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। Now let's discuss about the administrative process of budget preparation. देखिए, जब भी हम बजट के बारे में सोचते हैं तो सीधा हमें फाइनेंस मिनिस्टर की पार्लियामेंट में दी गई स्पीच याद आती है। लेकिन उस एक दिन की स्पीच के पीछे ना कई महीनों की मेहनत होती है। पर्दे के पीछे एक पूरा प्रोसेस चलता है और ये वही क्रूशल बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस है जो हमारे देश का फाइनेंशियल रोड मैप यानी फ्यूचर प्लान तैयार करता है। ये एक बहुत ही डिटेल्ड और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, सो लेट्स डाइव राइट इन। आइए इसकी शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले स्टेप से, बजट मेकिंग। ये आप समझ लीजिए वो फाउंडेशन फेज है जहां से एनुअल बजट की पूरी जर्नी स्टार्ट होती है। इसमें, जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स और मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होते हैं और ये प्रोसेस बजट प्रेजेंट होने से काफ़ी पहले ही शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस आखिर इनिशिएट कैसे होता है। तो सवाल यह है कि इस पूरे प्रोसेस के मेन प्लेयर्स कौन हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, और उसके अंदर भी एक स्पेशल डिवीजन है, बजट डिवीजन, जो इस पूरे प्रोसेस को लीड करती है। एक तरह से इस टीम की कैप्टन है। ये डिवीजन नीति आयोग और दूसरी सभी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज के साथ बहुत ही क्लोज कंसल्टेशन में काम करती है। आखिर में फाइनेंस मिनिस्ट्री ही सारे इनपुट्स को कंसोलिडेट करके फाइनल बजट डॉक्यूमेंट तैयार करती है। ना इस स्लाइड में जो टाइमलाइन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बजट तैयार करने का काम अगस्त सितंबर में ही शुरू हो जाता है, प्रेजेंटेशन से लगभग 8 महीने पहले। सोचिए, पहले बजट फरवरी के एंड में प्रेजेंट होता था, लेकिन 2017 से ये डेट 1 फरवरी कर दी गई। अब इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन था। रीजन ये था ताकि सभी मिनिस्ट्रीज को नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से ही उनके एलोकेटेड फंड्स मिल जाएं। इससे क्या होता है? इससे सरकारी स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स साल के पहले दिन से ही बिना किसी डिले के शुरू हो सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस ऑफिशियली शुरू कैसे होता है? वेल, इसकी शुरुआत होती है एक बजट सर्कुलर के इशू होने से। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बजट डिवीजन जारी करता है। बेसिकली ये सर्कुलर सभी मिनिस्ट्रीज, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और अलग अलग ऑटोनमस बॉडीज को भेजा जाता है। और इस सर्कुलर में ना डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस और स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होते हैं जिनके बेसिस पर उन्हें अगले साल के लिए अपने फाइनेंशियल एस्टिमेट्स प्रिपेयर करने होते हैं। इट्स लाइक द स्टार्टिंग गन फॉर द रेस। इस कॉन्सेप्ट को और सिंपल तरीके से समझने के लिए आप इस बजट सर्कुलर को एक क्वेश्चन पेपर की तरह इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये क्वेश्चन पेपर गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स को भेजा जाता है और उनसे बेसिकली 2 ही चीजें पूछता है। पहला, आपको अगले साल के लिए कितना पैसा चाहिए, और दूसरा, क्यों चाहिए। हर मिनिस्ट्री को इसका जवाब अपने डिटेल्ड एस्टिमेट्स प्रिपेयर करके सबमिट करना होता है। सिंपल। अच्छा, सर्कुलर इशू होने के बाद अगला मेजर फेज शुरू होता है, गैदरिंग द नंबर्स। और ये कोई सिंपल सा अकाउंटिंग टास्क नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज है जो पूरे देश में चलता है। चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि ये ज़रूरी फिगर्स कैसे एस्टिमेट और कंपाइल की जाती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच फॉलो किया जाता है जिसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। इसका मतलब यह है कि बजट
टॉप से यानी ऊपर से डिक्टेट नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री सबको बता देगी कि कितना पैसा मिलेगा, नहीं, बल्कि ये ग्राउंड लेवल से यानी नीचे से बनना शुरू होता है। हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट अपनी ज़रूरतों और अपने प्लान्स के हिसाब से अपने एक्सपेक्टेड रिसीट्स यानी आमदनी और एक्सपेंडिचर्स यानी खर्चों का डिटेल्ड एस्टिमेट खुद प्रिपेयर करता है। जरा इस ऑपरेशन के स्केल के बारे में सोचिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने सभी एक्सपेंसेस का एस्टिमेट तैयार करती है, टैंक, सैलरीज, न्यू इक्विपमेंट, सब कुछ। वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी अपने अपने प्लान्स बनाती हैं। और बात सिर्फ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की नहीं है, सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और यहां तक कि ऑटोनॉमस बॉडीज जैसी यूनिवर्सिटीज भी अपने फाइनेंशियल प्लान सबमिट करती हैं। इससे आपको इस बॉटम अप एस्टिमेशन प्रोसेस के विशाल स्कोप का अंदाजा लग जाता है। इट्स मैसिव। ओके, तो जब ये सारे एस्टिमेट्स सबमिट हो जाते हैं, तब ये प्रोसेस सिर्फ नंबर से आगे बढ़कर कंसल्टेशन के एक डायनामिक फेज में एंटर करता है। ये बजट बनाने का एक बहुत ही क्रूशल हिस्सा है। यहाँ सिर्फ फिगर्स पर नहीं, बल्कि पूरे देश से आए आइडियाज, सजेशंस और फीडबैक पर चर्चा होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बजट सिर्फ स्प्रेडशीट्स और कैलकुलेशंस का खेल नहीं है। इस फेज के दौरान हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बहुत सारी प्री बजट मीटिंग्स करते हैं। और इन मीटिंग्स का मेन पर्पस क्या है? इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स की ज़रूरतों को समझना और उनके सजेशंस लेना, ताकि जो फाइनल बजट बने वो प्रैक्टिकल हो और सबके लिए फ़ायदेमंद हो। और देखिए ये लिस्ट कितनी डाइवर्स है। फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर से मिलती हैं ताकि फेडरल कोऑपरेशन बना रहे। इंडस्ट्री एसोसिएशंस जैसे CII और फिकी से मिलती हैं ताकि बिजनेस की ज़रूरतें समझ आ सकें। फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव से मिलती हैं जिससे किसानों की बात सुनी जा सके। इस लिस्ट में लेबर यूनियंस भी हैं, सोशल वेलफेयर ग्रुप्स भी हैं और इन सब के अलावा नीति आयोग के एक्सपर्ट्स और देश के लीडिंग इकोनॉमिस्ट्स भी शामिल हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि बजट में इकोनॉमिक थ्योरी और प्रैक्टिकल रियलिटीज़ का एक सही बैलेंस बन सके। तो इन सभी एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन और इतने सारे कंसल्टेशंस के बाद हम आते हैं आखिरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप पर, फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल पिक्चर। ये वो स्टेज है जहां सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन को एक साथ लाया जाता है, उसे अच्छे से एनालाइज किया जाता है और कंसोलिडेट करके आखिरकार ऑफिशियल बजट डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। बजट डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन एक स्पेशल फॉर्मेट में प्रेजेंट की जाती है जिसे 3 कॉलम व्यू कहते हैं। इसमें 3 अलग अलग टाइम फ्रेम्स का डेटा होता है, पिछला साल, करंट साल और आने वाला साल। इसे इस तरह प्रेजेंट करने से गवर्नमेंट के फाइनेंसेस की ट्रेजेक्टरी यानी उसकी दिशा को, उसके ट्रेंड को समय के साथ आसानी से समझा जा सकता है। वी कैन सी वेयर वी वर, वेयर वी आर एंड वेयर वी आर गोइंग। सो सबसे क्रूशियल पॉइंट है इन 3 एस्टिमेट्स को ठीक से समझना। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम साल 2026-27 का बजट बना रहे हैं, तो पहला कॉलम होगा एक्चुअल्स का। ये पिछले पूरे हो चुके फाइनेंशियल ईयर के फाइनल कंफर्म्ड नंबर्स होते हैं। हमारे एग्जाम्पल में ये होंगे साल 2024-25 के नंबर्स। फिर दूसरा है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स या RE। ये करंट साल यानी 2025-26 के लिए होते हैं और इन्हें साल के बीच में करंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर अपडेट किया जाता है। मतलब ये एक मिड ईयर करेक्शन जैसा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बजट एस्टिमेट्स या BE। ये आने वाले साल यानी 2026-27 के लिए प्लान होता है। ये एसेंशियली गवर्नमेंट का आने वाले साल का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है। ये कॉन्सेप्ट BE, RE एंड एक्चुअल्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट में बजट की प्रेजेंटेशन के बारे में। देखिए ये बजट साइकिल का वो फेज है जिसे पूरा देश देखता है, जहां गवर्नमेंट अपनी साल भर की फाइनेंशियल प्लानिंग सबके सामने रखती है। तो देखिए इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे बजट डे की बड़ी पिक्चर से, फिर फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के पार्ट्स को समझेंगे। उसके बाद हम उन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे जो स्पीच से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम स्पेंडिंग और अर्निंग के अप्रूवल्स की बात करेंगे और आखिर में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी एक नज़र डालेंगे। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन से, बजट डे द बिग पिक्चर। यहाँ हम ये देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में बजट पेश करने के तरीके में क्या बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं। देखिए साल 2017-18 से ना 2 बहुत बड़े मतलब मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं। पहला, बजट प्रेजेंट करने की डेट बदल दी गई। पहले ये फरवरी के आखिरी दिन होता था, अब इसको 1 फरवरी कर दिया गया है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि सभी मिनिस्ट्रीज़ को नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से ही काम के लिए फंड्स मिल जाते हैं। दूसरा बड़ा चेंज था रेलवे बजट का जनरल बजट में मर्ज हो जाना। ये 92 साल पुरानी प्रैक्टिस थी जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है ताकि प्रोसेस और सिंपल हो सके।
तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा, 1 फरवरी। अब यही डेट है जिस दिन बजट लोकसभा में प्रेजेंट होता है। ये एक छोटा सा फैक्ट है, लेकिन हाँ, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले ना बजट पास होते होते मई आ जाता था, जिसकी वजह से शुरू के 2 महीनों के काम में प्रॉब्लम आती थी। अब वो सब ठीक हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बजट प्रोसेस के उस हिस्से की जो सबसे ज़्यादा फेमस है, यानी द फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच। ये वो स्पीच है जिससे पूरा देश सुनता है और जिस पर सबसे ज़्यादा मीडिया में चर्चा होती है। आज जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच होती है ना, वो बेसिकली 2 पार्ट्स में आती हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको पूरी कंट्री की इकोनॉमी का एक बड़ा पिक्चर मिलता है, जैसे इकोनॉमी कैसी चल रही है, डिफेंस, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स को कितना पैसा मिलेगा और कौन सी नई स्कीम्स आ रही हैं। लेकिन पार्ट बी वो हम सब के लिए, खासकर टैक्स पेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सारे डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स होते हैं। मतलब इनकम टैक्स में क्या बदलाव आ रहे हैं, उसकी डिटेल यहीं मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बजट स्पीच है ना, ये तो सिर्फ एक समरी जैसी है। असली जो लीगल और फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो तो उन डॉक्यूमेंट्स में हैं जो इसके साथ आते हैं। तो अब हमारा अगला सेक्शन इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। यही बात है टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली। जो हम स्पीच में सुनते हैं वो तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं। असली जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो डिटेल्स हैं, वो तो उन डॉक्यूमेंट्स में छिपी हैं जो पार्लियामेंट में टेबल किए जाते हैं। उनके बिना तो बजट लीगली वैलिड ही नहीं हो सकता। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेन बजट डॉक्यूमेंट है, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी AFS। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के मुताबिक ये स्टेटमेंट हर साल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में पेश करना ही पड़ता है। इसमें आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट की सारी कमाई यानी रसीट्स और सारे खर्चे यानी एक्सपेंडिचर्स का पूरा हिसाब किताब होता है। और हाँ, ये आर्टिकल नंबर जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 112। यही वो आर्टिकल है जो AFS को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट बनाता है। मतलब ये कोई पॉलिसी चॉइस नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है जिसे पूरा करना ही पड़ता है। यही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत है। ओके, अब अगला कॉन्सेप्ट है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जिसे हम शॉर्ट में DG कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर गवर्नमेंट को किसी भी काम के लिए पैसा खर्च करना है, जैसे रोड बनाने के लिए या सैलरी देने के लिए, तो उसे पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। DG वही डॉक्यूमेंट है जिसमें हर मिनिस्ट्री अपने खर्चों का पूरा एस्टीमेट बताती है। फिर लोकसभा में इस पर वोटिंग होती है और जब तक ये पास नहीं होता, गवर्नमेंट 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकती। तो अभी हमने स्पेंडिंग की बात की, लेकिन गवर्नमेंट की अर्निंग कहाँ से आती है? टैक्सेस से, राइट? तो उसके लिए है फाइनेंस बिल। जैसे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स स्पेंडिंग से डील करता है, वैसे ही फाइनेंस बिल गवर्नमेंट की अर्निंग साइड से यानी रेवेन्यू साइड से डील करता है। नए टैक्स लगाने हों, पुराने टैक्स बदलने हों, सारे प्रपोजल्स इसी बिल में होते हैं। तो चलिए अब हम इन दोनों चीज़ों को यानी स्पेंडिंग और अर्निंग को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं, ताकि आपको इनका डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए, लॉजिक बिल्कुल सीधा है। गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने यानी स्पेंडिंग के लिए और पैसा कमाने यानी अर्निंग के लिए, दोनों के लिए पार्लियामेंट से यस चाहिए। और इन दोनों कामों के लिए 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं। इस टेबल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक तरफ है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यानी DG। इसका मकसद क्या है? स्पेंडिंग के लिए अप्रूवल लेना। इसमें एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स होते हैं और इस पर लोकसभा वोट करती है। दूसरी तरफ है फाइनेंस बिल। इसका पर्पस क्या है? अर्निंग के लिए अप्रूवल लेना टैक्सेस के थ्रू। इसमें टैक्स प्रपोजल्स होते हैं और ये एक नॉर्मल बिल की तरह पार्लियामेंट में पास होता है। ओके, अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आ गए हैं, द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक। ये क्या चीज़ है? सोच लीजिए, ये एक तरह का फाइनेंशियल चेकअप है गवर्नमेंट के लिए, जो ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ आगे भी ठीक रहे। देखिए, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल तरीके से पैसा खर्च कर रही है या नहीं, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बनाया गया है जिसका नाम है द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट या FRBM एक्ट। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट को कुछ खास डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट के सामने रखने पड़ते हैं। एक है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, जो आने वाले टाइम में इकोनॉमी कैसी रहेगी ये बताता है। और दूसरा है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, जो अगले 3 साल के लिए सरकार के फाइनेंशियल टारगेट सेट करता है, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट को GDP के 3.5% से नीचे रखना है। इससे सबको पता चलता है कि गवर्नमेंट फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड है या नहीं। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को आखिर में एक क्विक समरी के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है बजट स्पीच, जो कि गवर्नमेंट के प्लान का एक ओवरव्यू है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या AFS, जो आर्टिकल 112 के अंडर जरूरी है।
पैसा स्पेंड करने की परमिशन के लिए है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, और टैक्सेस के जरिए अर्न करने की परमिशन देता है फाइनेंस बिल, और इन सब पर नजर रखता है FRBM एक्ट, जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखता है। बस यही है बजट प्रेजेंटेशन का पूरा फ्रेमवर्क। चलिए अब डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट फंड्स और उनके एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशंस के बारे में। ये टॉपिक पब्लिक फाइनेंस का आप कह सकते हैं बैकबोन है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन में हम इन 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इसके एंड तक आपको गवर्नमेंट अकाउंटिंग का पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फंड से, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन बैंक अकाउंट या कह लें प्राइमरी वॉलेट इमेजिन करें। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट का प्रिंसिपल अकाउंट है। गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आ रहा है, चाहे वो टैक्सेस से हो, या गवर्नमेंट ने कोई नया लोन लिया हो, या फिर गवर्नमेंट ने पहले किसी को लोन दिया था और अब वो वापस मिल रहा है, सारा का सारा पैसा इसी एक जगह इसी फंड में क्रेडिट होता है। और हाँ, गवर्नमेंट के सारे खर्चे भी इसी फंड से होते हैं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इसे आप गवर्नमेंट फाइनेंस का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं, वो ये है कि इस फंड से एक भी रुपया पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना नहीं निकाला जा सकता। ये रूल पब्लिक मनी पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल के फंडामेंटल प्रिंसिपल को सेट करता है। इसका मतलब पार्लियामेंट जिसे हमने चुना है वही डिसाइड करती है कि जनता का पैसा कहां और कितना खर्च होगा। ओके, कंसोलिडेटेड फंड तो हो गया रेगुलर काम के लिए, पर अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए है हमारा अगला फंड, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जैसा इसका नाम ही बता रहा है, ये फंड सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए है, गवर्नमेंट का इमरजेंसी कैश रिजर्व। ये फंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिस्पोजल पर रखा जाता है, जिससे वो इमीडिएट एक्शन ले सकें। सोच के देखिए, अगर देश में कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी या भूकंप आ गया तो हम पार्लियामेंट के सेशन का इंतजार नहीं कर सकते, राइट? पैसा तुरंत चाहिए, और इसीलिए इस फंड से इमीडिएट फंड्स रिलीज कर दिए जाते हैं। इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। देखिए, स्टेप 1, कोई अर्जेंट जरूरत आई, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया एक नेचुरल डिजास्टर। फिर स्टेप 2, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस फंड से एक्सपेंडिचर को ऑथराइज करते हैं। फिर क्या? स्टेप 3, पैसा इमीडिएटली यूज किया जाता है जहां जरूरत है, लेकिन काम यहां खत्म नहीं होता। बाद में जब सब शांत हो जाता है तब स्टेप 4, पार्लियामेंट इस खर्चे को पोस्ट फैक्टो अप्रूवल देती है, मतलब हाँ, ये खर्चा ठीक था। और फाइनली स्टेप 5, जितना पैसा खर्च हुआ उतना ही कंसोलिडेटेड फंड से निकालकर वापस कंटिंजेंसी फंड में डाल देते हैं, ताकि फंड वापस रेडी हो जाए अगली इमरजेंसी के लिए। अब देखिए, यही इन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल क्लियर है इस स्लाइड पर। कंसोलिडेटेड फंड के लिए अप्रूवल चाहिए खर्च करने से पहले, जबकि कंटिंजेंसी फंड में खर्च करने के बाद अप्रूवल ली जाती है। पर्पस भी अलग है, एक रेगुलर प्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए जैसे सैलरीज और प्रोजेक्ट्स, और दूसरा सिर्फ अर्जेंट अनफोर्सीन इमरजेंसीज के लिए। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे अकाउंट पर, द पब्लिक अकाउंट। यहां पर गवर्नमेंट का रोल बदल जाता है। यहां गवर्नमेंट पैसे की ओनर नहीं बल्कि एक बैंकर है, एक कस्टोडियन है। वो सिर्फ लोगों के पैसे की देखभाल कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 266(2) इसके बारे में बताता है। इस अकाउंट में वो पैसा होता है जो टेक्निकली गवर्नमेंट का है ही नहीं, वो हमारा और आपका यानी पब्लिक का पैसा है। इसमें वो सारे फंड्स आते हैं जो गवर्नमेंट को लोगों से मिलते हैं और जिनको गवर्नमेंट को फ्यूचर में वापस लौटाना होता है। इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स क्या है? देखिए, आपके पेरेंट्स या आप जब जॉब करते हैं तो प्रोविडेंट फंड या पीएफ कट होता है, राइट? वो पैसा, या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में जो आप इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे सुकन्या समृद्धि, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सारा पैसा पब्लिक अकाउंट में जाता है। और यहीं पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह पैसा पब्लिक का है, गवर्नमेंट का नहीं, तो इसको निकालने के लिए यानी राइटफुल ओनर को वापस देने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक है, जो पैसा मेरा है ही नहीं उसके लिए मैं किसी से क्यों पूछूंगा, राइट? और ये टेबल ये आपके रिवीजन के लिए परफेक्ट है। एक ही जगह पर तीनों फंड्स का कंपैरिजन, ओनरशिप, गवर्नमेंट वर्सेस पब्लिक, पार्लियामेंट अप्रूवल, बिफोर, आफ्टर और नॉट रिक्वायर्ड। देख रहे हैं आप कितना लॉजिकल फ्लो है? इस टेबल को जरूर ध्यान में रखेगा। फंड्स की बात तो हो गई, अब आते हैं एक्सपेंडिचर यानी खर्चों के एक स्पेशल टाइप पर जिसे कहते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो ये चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या है? ये ऐसे खर्चे हैं जो सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज्ड होते हैं।
इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट में इन पर बहस हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है, लेकिन इनको कम करने या रोकने के लिए वोटिंग नहीं हो सकती। सिंपल शब्दों में ये नॉन वोटेबल एक्सपेंसेस हैं। तो कौन से हैं ये खर्चे? देखिए, इसमें आते हैं प्रेसिडेंट की सैलरी और अलाउंसेस, राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी और पेंशन, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की सैलरी। ये सब हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों इन खर्चों पर वोट नहीं हो सकता? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, इन सभी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करना। सोच के देखिए, अगर एक सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी पार्लियामेंट के वोट पर डिपेंड करेगी, तो क्या वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आज़ादी से डिसीजन दे पाएंगे? शायद नहीं। इसी पॉलिटिकल प्रेशर को हटाने के लिए ये प्रोविजन बनाया गया है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी कॉन्सेप्ट पर, वोट ऑन अकाउंट। ये एक स्पेशल प्रोविजन है जो आमतौर पर इलेक्शन ईयर्स में ही यूज होता है। वोट ऑन अकाउंट को आप एक टेम्पररी परमिशन समझ सकते हैं। जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो जो करंट गवर्नमेंट होती है वो पूरे साल का बजट नहीं पेश कर सकती, तो वो आने वाले 2 से 4 महीनों के ज़रूरी खर्चों के लिए, जैसे सैलरीज, पेंशन्स, इन सब के लिए पार्लियामेंट से एक एडवांस ग्रांट ले लेती है। इसी एडवांस ग्रांट को वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। ये टाइमलाइन इस प्रोसेस को बिल्कुल साफ कर देती है। इलेक्शन ईयर शुरू हुआ, फुल बजट आना पॉसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट वोट ऑन अकाउंट लेकर आती है ताकि कुछ महीनों का काम ना रुके। फिर इलेक्शंस होते हैं, एक नई गवर्नमेंट बनती है, और फिर ये नई गवर्नमेंट आके बचे हुए साल का फुल बजट प्रेजेंट करती है। तो चलिए क्विक समरी करते हैं जो हमने आज सीखा। 5 की कॉन्सेप्ट्स। पहला, कंसोलिडेटेड फंड, गवर्नमेंट का मेन वॉलेट जिसके लिए प्रायर पार्लियामेंट अप्रूवल जरूरी हैं। दूसरा, कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड जिसके लिए पोस्ट एक्सपेंडिचर अप्रूवल चलता है। तीसरा, पब्लिक अकाउंट, पब्लिक का पैसा जिसके लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। चौथा, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, नॉन वोटेबल खर्चे ताकि इंपॉर्टेंट ऑफिसेज इंडिपेंडेंट रह सकें। और पांचवा, वोट ऑन अकाउंट, इलेक्शन ईयर के लिए इंटरिम परमिशन। ये पांचों कॉन्सेप्ट्स ही इंडियन पब्लिक फाइनेंस सिस्टम का फाउंडेशन है। चलिए अब डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट्री बजट प्रोसेस के बारे में। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट तो पेश कर दिया, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि काम खत्म हो गया। इनफैक्ट अभी तो असली सफर शुरू हुआ है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं ये फैसिनेटिंग पार्लियामेंट्री जर्नी, जहां एक सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पावरफुल लॉ यानी कि एक एक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस का जो सबसे पहला कदम है वो है जनरल डिस्कशन। आप इसे एक ग्रैंड ओपनिंग की तरह समझ सकते हैं। बजट पेश होने के कुछ दिनों बाद लोकसभा में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसके बड़े पिक्चर पर डिबेट करते हैं। मतलब इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसकी ओवरऑल डायरेक्शन क्या है और देश की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। ये बस एक फर्स्ट लुक है जहां सिर्फ डिस्कशन होता है, कोई फॉर्मल मोशन या वोटिंग नहीं होती। ओके, तो चलिए पूरी जर्नी का एक रोड मैप देखते हैं। ये स्लाइड एक प्रपोजल से लॉ बनने तक का पूरा रास्ता दिखाती है। हम शुरू करते हैं जनरल डिस्कशन से, जिसके बारे में हमने अभी बात की। इसके बाद बजट जाता है डीप स्क्रूटनी के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास। फिर आता है सबसे क्रूशियल स्टेज, यानी वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। उसके बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट मनी बिल्स, एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल, पास किए जाते हैं। और फाइनली प्रेसिडेंट के असेंट के साथ ये प्रोसेस कंक्लूड होता है। तो ये हैं वो सारे चेक पॉइंट्स जिनसे बजट को गुजरना पड़ता है। जनरल डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक ब्रेक लेती है। हाउस को कुछ हफ्तों के लिए अडजर्न कर दिया जाता है और इसी टाइम में बजट स्क्रूटनी के अगले लेवल पर जाता है। यहाँ पर पिक्चर में आती हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, जो हर मिनिस्ट्री की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को, यानी कि उनके खर्च के प्रपोजल्स को एकदम डिटेल में एग्जामिन करती हैं। तो ये कमिटीज करती क्या हैं? सोच लीजिए ये एक एक्सपर्ट ऑडिटर की टीम है। जैसे आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से हर छोटी से छोटी चीज को देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये कमिटीज हर मिनिस्ट्री के खर्चे के प्लान को, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को और उसकी फाइनेंशियल प्रूडेंस को बारीकी से चेक करती हैं। फिर ये अपनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करके हाउस को सबमिट करती हैं। ये एक बहुत ही फोकस्ड एक्सपर्ट लेवल रिव्यू होता है जो मेन हाउस से बाहर होता है। जब इन कमिटीज की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, तब पार्लियामेंट में शुरू होता है असली एक्शन, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। अब लोकसभा में हर मिनिस्ट्री के लिए जो पैसा मांगा गया है उस पर डिटेल में डिस्कशन और फिर वोटिंग होती है। यहाँ लोकसभा अपनी सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करती है, जिसे पावर ऑफ द पर्स भी कहा जाता है। और यहाँ पर लोकसभा की पावर साफ साफ दिखती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो किसी मिनिस्ट्री की डिमांड को असेंट यानी येस कह सकती है, वो उसे पूरी तरह रिफ्यूज यानी नो भी कह सकती है, या फिर उसके अमाउंट को रिड्यूस कर सकती है।
लेकिन, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, लोकसभा किसी भी डिमांड फॉर ग्रांट को बढ़ा नहीं सकती, इंक्रीज नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल प्रपोजल्स बनाना एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट का काम है। पार्लियामेंट उस पर सिर्फ चेक लगा सकती है, उसे बढ़ा नहीं सकती। अच्छा, अब सोचिए अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सरकार के किसी खर्च से प्रॉब्लम है या वो अपनी असहमति, अपना डिसेंट जताना चाहते हैं, तो उनके पास एक खास टूल होता है। इसे कहते हैं कट मोशंस। ये सरकारी पॉलिसीज को स्क्रूटनाइज करने और डिस्कशन शुरू करने का एक बहुत ही पावरफुल पार्लियामेंट्री टूल है। तो आखिर ये कट मोशन है क्या? टेक्निकली ये एक मोशन है जिससे डिमांड फॉर ग्रांट को रिड्यूस किया जाता है, लेकिन इसका असली पर्पस आमतौर पर पैसा बचाना नहीं होता। ये एक बहुत ही क्लेवर पार्लियामेंट्री डिवाइस है। इसके जरिए ऑपोजिशन मेंबर्स किसी खास पॉलिसी पर डिस्कशन फोर्स करते हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड पर लाते हैं और गवर्नमेंट को उसके खर्चों के लिए अकाउंटेबल ठहराते हैं। चलिए देखते हैं। कट मोशंस 3 टाइप के होते हैं। पहला है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। अगर कोई मेंबर सरकार की पॉलिसी से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, तो वो ये मोशन लाकर डिमांड को घटाकर सिर्फ 1 रुपया कर सकता है। दूसरा है इकोनॉमी कट। इसमें यह सजेस्ट किया जाता है कि खर्च जरूरत से ज्यादा है और इसे एक स्पेसिफिक अमाउंट से कम किया जाना चाहिए। और तीसरा है टोकन कट, जिसमें किसी खास शिकायत को दर्ज करने के लिए डिमांड को सिंबॉलिक तौर पर सिर्फ 100 रुपए से कम कर दिया जाता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री की किसी पॉलिसी जैसे करिकुलम चेंजेस से नाखुश हैं, तो वो क्या करेंगे? वो मिनिस्ट्री की मल्टी क्रॉर की डिमांड में से सिर्फ 100 रुपए कम करने के लिए एक टोकन कट मोशन ला सकते हैं। इससे उनका प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड पर आ जाता है और उस स्पेसिफिक इशू पर एक फोकस डिस्कशन भी शुरू हो जाती है। कितना स्मार्ट तरीका है ना? अब आप इमेजिन कीजिए, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं और उनकी इतनी सारी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हैं। अगर हर एक डिमांड पर डिटेल में डिबेट होने लगे तो बजट तो कभी पास ही नहीं हो पाएगा। पार्लियामेंट के पास टाइम लिमिटेड होता है, तो इसी टाइम कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा ही ड्रामेटिक प्रोसीजर यूज होता है, जिसे कहते हैं द गिलोटीन। तो ये गिलोटीन है क्या? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिस्कशन के लिए जो टाइम अलॉट किया गया है, उसके आखिरी दिन स्पीकर सारी बची हुई डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को एक साथ वोटिंग के लिए रख देते हैं, चाहे उन पर बहस हुई हो या ना हुई हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बजट को टाइम लिमिट के अंदर पास किया जा सके। ये एफिशिएंट तो है, लेकिन इसे कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि इससे बहुत सी डिमांड्स बिना डिस्कशन के ही पास हो जाती हैं। और यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पता है ये गिलोटिन टर्म कहाँ से आया है? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ओरिजिनेट हुआ है। वहाँ इसका ओरिजिनल मतलब था सर काटने वाली मशीन। पार्लियामेंट में इस टर्म को मेटाफोरिकली यूज किया जाता है, किसी भी डिबेट को तेजी से कट शॉर्ट यानी खत्म करने के लिए। तो जब सारी डिमांड्स पर वोटिंग हो जाती है, तब ये पूरा प्रोसेस अपने फाइनल लेजिस्लेटिव स्टेज में एंटर करता है। अब 2 बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, द मनी बिल्स। ये ऐसे बिल्स हैं जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेशन, गवर्नमेंट बोरोइंग और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से डील करते हैं। इन्हें पास करके ही बजट को लीगल इफेक्ट मिलता है। ये 2 बिल्स हैं, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। एप्रोप्रिएशन बिल सरकार को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की लीगल पावर देता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बेसिकली गवर्नमेंट का मेन बैंक अकाउंट है, जहां सारा रेवेन्यू जमा होता है। तो आप एप्रोप्रिएशन बिल को सरकारी तिजोरी की चाबी मान सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है फाइनेंस बिल, जो सरकार के टैक्स से जुड़े सारे प्रपोजल्स को लीगल फॉर्म देता है। सिंपल शब्दों में कहें तो एप्रोप्रिएशन बिल स्पेंडिंग के लिए है और फाइनेंस बिल अर्निंग के लिए है। और हाँ, यहाँ एक टिकिंग क्लॉक भी है, एक बहुत ज़रूरी डेडलाइन। फाइनेंस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने के 75 दिनों के अंदर अंदर पास करवाना ही होता है। इससे पता चलता है कि पूरा बजटरी प्रोसेस एक कितना स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड एक्सरसाइज है। चलिए अब हम आते हैं इस सफ़र के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, द फाइनल असेंट। यहाँ इन बिल्स को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलती है, जिसके बाद ये ऑफिशियली एक एक्ट यानी कानून बन जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के पास जाने से ठीक पहले इन्हें राज्यसभा से भी गुजरना होता है। जब लोकसभा से ये मनी बिल्स पास हो जाते हैं, तब ये राज्यसभा जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। मनी बिल्स के केस में राज्यसभा की पावर्स बहुत लिमिटेड हैं। उनके पास बिल को रिव्यू करने और रेकमेंडेशंस के साथ या बिना रेकमेंडेशंस के लोकसभा को वापस भेजने के लिए सिर्फ और सिर्फ 14 दिन होते हैं, और फाइनल डिसीजन लेने की पावर हमेशा लोकसभा के पास ही रहती है। तो चलिए इस फाइनल लैप को एक बार आखिरी बार रिकैप कर लेते हैं। पावर हाउस लोकसभा मनी बिल्स को पास करती है।
फिर ये जाते हैं राज्यसभा, जो 14 दिन के अंदर सिर्फ रिव्यू और रिकमेंडेशंस दे सकती है। उन रिकमेंडेशंस को मानना या ना मानना, इसका फाइनल डिसीजन वापस लोकसभा के पास ही होता है। वहां से क्लियर होने के बाद बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है और उनका असेंट मिलते ही ये बजट एक लॉ बन जाता है। और इसी के साथ देश के फाइनेंसेस को कंट्रोल करने वाला ये डिटेल्ड पार्लियामेंट्री प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। Now let's discuss about sources of government revenue, tax and non-tax. हर साल जब बजट आता है तो हम सब सुनते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ इतने हजार करोड़ खर्च करेगी, वहाँ उतने। पर क्या आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट के पास आखिर ये सारा पैसा आता कहाँ से है? तो चलिए इस एक्सप्लेनर में हम गवर्नमेंट की कमाई के दो सबसे बड़े सोर्सेज को समझेंगे। एक है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, रेवेन्यू रिसीट्स। देखिए, रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट की वो इनकम है जिससे ना तो उस पर कोई कर्ज यानी कि कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही उसकी कोई संपत्ति यानी एसेट्स कम होते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये गवर्नमेंट की रेगुलर करंट इनकम है, बिल्कुल आपकी सैलरी की तरह, जिसके लिए आपको ना तो कुछ बेचना पड़ता है और ना ही कोई लोन लेना पड़ता है। तो करंट इनकम यानी रेवेन्यू रिसीट्स के दो मेन हिस्से हैं। आइए उन्हें डिटेल में देखते हैं। ये चार्ट देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि गवर्नमेंट की इनकम का बड़ा हिस्सा कहां से आ रहा है। आप देख सकते हैं लगभग 75% इनकम सिर्फ एक चीज से आती है, टैक्स रेवेन्यू। सोच के देखिए, गवर्नमेंट की हर 100 रुपए की कमाई में से 75 रुपए टैक्स से आते हैं और बाकी का जो 25% है वो नॉन टैक्स सोर्सेज से मिलता है। इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, टैक्सेस ही इंडियन गवर्नमेंट की इनकम की बैकबोन है। तो चलिए अब हमारा पूरा फोकस इस सबसे बड़े हिस्से यानी टैक्स रेवेन्यू पर होगा और हम समझेंगे कि इंडिया का इतना बड़ा टैक्स कलेक्शन सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। देखिए, इंडिया का टैक्स सिस्टम एक बहुत ही क्लियर हायरार्की फॉलो करता है। सबसे ऊपर टॉप पर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जिसका मेन काम ही टैक्स कलेक्शन को ओवरसी करना है। अब इस डिपार्टमेंट के नीचे दो बहुत ही पावरफुल बॉडीज हैं। पहला है CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स जैसे सारे डायरेक्ट टैक्सेस को हैंडल करता है, और दूसरा है CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो GST और कस्टम जैसे सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करता है। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि CBDT हमारी इनकम पर नजर रखता है और CBIC हमारे खर्चों पर। तो अब थोड़ा और डिटेल में जाकर डायरेक्ट टैक्सेस को समझते हैं। CBDT दो तरह के मेन डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता है। पहला है कॉर्पोरेशन टैक्स। ये टैक्स बड़ी बड़ी कंपनीज और कॉर्पोरेशंस अपने साल भर के प्रॉफिट्स पर पे करती हैं। और दूसरा है पर्सनल इनकम टैक्स, जो हम जैसे आम लोग जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉयज या प्रोफेशनल्स अपनी पर्सनल इनकम पर पे करते हैं। तो मतलब साफ है, एक टैक्स सीधा कंपनी के प्रॉफिट पर लगता है और दूसरा टैक्स सीधा एक इंडिविजुअल की इनकम पर। चलिए अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। ये वो टैक्सेस हैं जो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पे करते हैं और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। 3 मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो CBIC के अंडर आते हैं। सबसे पहला और सबसे फेमस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST। इसने वैट और सर्विस टैक्स जैसे कई पुराने टैक्सेस को रिप्लेस करके पूरे सिस्टम को वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पर लाकर आसान बना दिया। दूसरा है कस्टम्स ड्यूटीज, जो देश में बाहर से आने वाले यानी इंपोर्ट होने वाले या देश से बाहर जाने वाले यानी एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर लगता है। और तीसरा है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। GST आने के बाद ये अब सिर्फ कुछ खास प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोलियम और लिकर की मैन्युफैक्चरिंग पर ही लगता है। इन दोनों टैक्सेस में जो सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि इनका बोझ यानी बर्डन आखिर उठाता कौन है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स का बर्डन आप किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते। जिसकी इनकम है टैक्स भी वही देगा, सिंपल। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जैसे GST का बर्डन आगे शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो शॉपकीपर आपसे उसकी कीमत के साथ साथ GST भी लेता है और गवर्नमेंट को जमा कराता है। यानी टैक्स का असली बोझ मैन्युफैक्चरर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, शॉपकीपर से शिफ्ट होकर फाइनल कस्टमर पर यानी आप पर आ जाता है। यहां एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, सेंट्रल्स नेट टैक्स रेवेन्यू। सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी टोटल टैक्स कलेक्ट करती है वो सारा का सारा पैसा अपने पास नहीं रखती। हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर में फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के अनुसार इस टोटल टैक्स का एक बड़ा हिस्सा अलग अलग स्टेट्स के साथ शेयर करना मैंडेटरी होता है। तो स्टेट्स का हिस्सा देने के बाद जो पैसा सेंटर के पास बचता है, बस उसी को सेंट्रल्स नेट टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। चलिए, अब तक हमने गवर्नमेंट की 75% इनकम यानी टैक्सेस की बात कर ली, लेकिन वो बाकी का 25% कहाँ से आता है? आइए अब नॉन टैक्स रेवेन्यू को एक्सप्लोर करते हैं।
नॉन टैक्स रेवेन्यू का पहला बड़ा सोर्स है इंटरेस्ट रिसीट्स। बिल्कुल एक बैंक की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसे रेलवेज को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देती है। इन दिए गए लोन्स पर जो इंटरेस्ट यानी ब्याज गवर्नमेंट को मिलता है वो उसकी इनकम बन जाता है। ये गवर्नमेंट के लिए एक काफी स्टेडी इनकम सोर्स है। गवर्नमेंट की इनकम का एक और बहुत बड़ा सोर्स है डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स। सरकार बहुत सी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनीज यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जैसे LIC, SBI और इंडियन ऑयल की मालिक है। जब ये कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं तो अपने हिस्से का डिविडेंड सरकार को देती हैं। इसके अलावा हमारा सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI भी अपना साल भर का एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी सरप्लस हर साल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता है और ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। और तीसरा सोर्स है यूजर चार्जेस एंड फीस। देखिए, गवर्नमेंट हमें बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उनके बदले में एक छोटी सी फीस चार्ज करती है। इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स तो हम रोज अपनी लाइफ में देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलने वाली मेडिकल सर्विसेज की फीस, इंडियन रेलवेज की टिकट से होने वाली कमाई, पासपोर्ट और वीजा बनवाने के लिए जो हम फीस देते हैं और प्रसार भारती द्वारा ली जाने वाली ब्रॉडकास्टिंग फीस। ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू का ही हिस्सा है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। ये टेबल देखिए पूरे टॉपिक को एक जगह पर समराइज कर देता है। गवर्नमेंट की इनकम, जिसे हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, दो मेन जगह से आती है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे GST और कस्टम्स ड्यूटी शामिल हैं। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में लोन्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट, सरकारी कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स और आम जनता को दी जाने वाली सर्विसेज से मिलने वाली फीस आती हैं। यही वो पूरा स्ट्रक्चर है जिससे सरकार अपनी कमाई करती है और पूरे देश को चलाती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला टॉपिक, कैपिटल रिसीट्स। गवर्नमेंट की फाइनेंसेस को समझने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। आखिर ये कैपिटल रिसीट्स हैं क्या? देखिए, ये गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम जैसे कि टैक्स कलेक्शन से बिल्कुल अलग हैं। इन्हें कैपिटल रिसीट कहलाने के लिए दो में से कोई एक शर्त यानी कंडीशन पूरी करनी होती है। पहली शर्त, या तो इसे सरकार पर कोई लायबिलिटी मतलब कोई उधारी बने, फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, या फिर दूसरी शर्त, इसे सरकार के एसेट्स यानी उसकी जो संपत्ति है उसमें कमी आए, जैसे सरकार अपनी कोई कंपनी मतलब PSU बेच दे। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये नॉन रिकरिंग होती हैं, मतलब ये बार बार नहीं होती, कभी कभी होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स के बीच का डिफरेंस देखना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे सोचिए, रेवेन्यू रिसीट्स आपकी मंथली सैलरी जैसी हैं, रेगुलर हैं, हर महीने आती हैं, जैसे टैक्स और फीस से गवर्नमेंट को इनकम होती है। इससे ना तो आप पर कोई नया कर्ज चढ़ता है, ना ही आपका कोई एसेट कम होता है। लेकिन कैपिटल रिसीट्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये वन टाइम है, जैसे घर खरीदने के लिए आप लोन ले लें या अपनी ज़मीन का कोई टुकड़ा बेच दें। लोन लेने से क्या हुआ? लायबिलिटी क्रिएट हुई और जमीन बेचने से एसेट रिड्यूस हुआ। सिंपल है ना? तो अब जब आपको बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हैं, चलिए थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं। आसानी से समझने के लिए कैपिटल रिसीट्स को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है और ये डिवीजन इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसा उधार लेकर आ रहा है या बिना उधार के। तो आइए एक एक करके दोनों को समझेंगे। ओके, तो पहला टाइप है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल साफ है, इसमें गवर्नमेंट को पैसा तो मिलता है लेकिन बिना कोई नया लोन या उधार लिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गवर्नमेंट पर फ्यूचर में इस पैसे को वापस चुकाने की कोई जिम्मेदारी यानी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो सवाल ये है कि ये पैसा बिना डेट के आता कहाँ से है? इसका पहला सोर्स है रिकवरीज ऑफ लोन्स। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले कभी किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया था। अब जब वो स्टेट उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट वापस करती है तो वो सेंटर के लिए एक नॉन डेट रिसीट बन जाती है। दूसरा और बहुत ही कॉमन सोर्स है डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें गवर्नमेंट अपनी किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU में अपनी थोड़ी सी ओनरशिप यानी अपने कुछ शेयर्स बेच देती है। ऐसा गवर्नमेंट अक्सर फंड्स रेज करने के लिए करती है ताकि उन पैसों को सोशल स्कीम्स पर खर्च किया जा सके या फिर फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया जा सके। इसका एक परफेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कुछ वक्त पहले हुआ LIC का IPO। गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में अपने कुछ शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए और उन्हें बेच दिया। इस एक ही डील से गवर्नमेंट ने हजारों करोड़ रुपए रेज किए। अब इससे हुआ क्या? गवर्नमेंट के पास एकदम से बहुत सारा कैश आ गया और बदले में LIC में गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी थी, जो ओनरशिप थी, वो थोड़ी सी कम हो गई। तो अब देखिए, एसेट रिड्यूस हुआ लेकिन कोई नई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई।
ये डिसइन्वेस्टमेंट का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है और एक नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। अब चलते हैं हमारे दूसरे टाइप पर, डेट कैपिटल रिसीट्स। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये गवर्नमेंट का उधार लेना है, यानी बोरोइंग। जब भी गवर्नमेंट इस सोर्स से पैसा रेज करती है तो उसके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, एक प्रॉमिस कि फ्यूचर में ये पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। वैसे किसी भी इकोनॉमी के लिए हाई लेवल ऑफ डेट रिसीट्स एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आने वाले सालों में गवर्नमेंट की इनकम का एक बड़ा हिस्सा पुराने लोन्स और उनका इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाएगा। तो गवर्नमेंट ये उधार लेती कहाँ से है? आइए इसके सोर्सेज देखते हैं। पहला है मार्केट लोन्स, जिसमें गवर्नमेंट G-Secs या बॉन्ड्स इशू करके आम पब्लिक, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज से पैसा उधार लेती है। शॉर्ट टर्म ज़रूरतों के लिए ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं। तीसरा सोर्स है एक्सटर्नल डेट, यानी वर्ल्ड बैंक, IMF या किसी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से लोन लेना। और चौथा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। जब हम लोग PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या सुकन्या समृद्धि जैसी स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो टेक्निकली हम वो पैसा गवर्नमेंट को ही उधार दे रहे होते हैं। इन दोनों टाइप्स के बीच का जो कोर डिफरेंस है उसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी देखते हैं। ये आपको एग्जाम में कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने में फॉर श्योर बहुत हेल्प करेगी। देखिए, नॉन डेट रिसीट्स को आप सेलिंग द फैमिली सिल्वर जैसा समझ सकते हैं, यानी घर का कोई कीमती सामान जैसे पुरानी फैमिली ज्वेलरी बेचकर कैश ले आना। इससे क्या हुआ, सामान चला गया, पैसा आ गया, पर कोई उधारी नहीं चढ़ी। डिसइन्वेस्टमेंट बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी तरफ डेट रिसीट्स हैं टेकिंग अ मॉर्गेज जैसा। यहां आप अपना घर गिरवी रखकर बैंक से लोन लेते हैं, पैसा तो मिल जाता है लेकिन घर पर एक लोन चढ़ जाता है, एक लायबिलिटी बन जाती है जिसे आगे जाकर चुकाना ही पड़ता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, नॉन डेट में एसेट जाता है और डेट में लायबिलिटी आती है। तो आखिर में इस पूरे टॉपिक को समराइज करते हैं इन 2 गोल्डन रूल्स के साथ। किसी भी गवर्नमेंट रिसीट को पहचानने के लिए आपको बस खुद से ये 2 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या इस पैसे से फ्यूचर में कोई रीपेमेंट ऑब्लिगेशन यानी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है? अगर जवाब येस है तो ये एक डेट कैपिटल रिसीट है। और अगर लाइबिलिटी नहीं बन रही तो दूसरा सवाल, क्या इस पैसे से गवर्नमेंट का कोई एसेट कम हो रहा है? अगर इसका जवाब येस है तो ये एक नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। इन 2 सिंपल रूल्स को याद रखिए और आप कैपिटल रिसीट्स का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। देखिए, पिछले टॉपिक्स में हमने गवर्नमेंट की इनकम साइड को देखा था, राइट, कि पैसा आता कहां से है। अब हम उनके खर्चों यानी स्पेंडिंग साइड को समझेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा रोड मैप इस एक्सप्लेनर के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर आखिर है क्या चीज़। फिर देखेंगे कि इतने सारे पैसे को मैनेज कौन करता है। उसके बाद हम स्पेंडिंग के 2 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स को ब्रेक डाउन करेंगे और हाँ, फाइनली सारे की टेकअवेज को एक साथ रिवाइज भी करेंगे। सिंपल। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए, ये सिर्फ सरकारी खर्चे का हिसाब किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो आप समझ लीजिए वो फाइनेंशियल इंजन है जो देश की प्रोग्रेस को पावर देता है। आइए इसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा गहराई से समझें। सोचिए, इंडिया जैसी एक इतनी विशाल, इतनी बड़ी कंट्री, यहाँ गवर्नमेंट की कितनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। नए हाईवेज बनाने हैं, पोर्ट्स बनाने हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना है और सबसे जरूरी, करोड़्स ऑफ लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करनी है। पर एक कैच है, इन सब कामों के लिए जो रिसोर्सेज हैं यानी जो पैसा है वो लिमिटेड है हमेशा। और बस यही वो पॉइंट है जहां पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का रोल आता है। ये आप समझ लीजिए एक बहुत ही क्रूशियल बैलेंसिंग एक्ट है जिसमें लिमिटेड फंड्स को बिल्कुल समझदारी से इस्तेमाल करके बड़े बड़े नेशनल गोल्स को अचीव करना होता है। लेकिन अगर ये स्पेंडिंग ठीक से मैनेज ना की जाए तो क्या होगा? तब इसका एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। एक गलत डिसीजन यानी अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग एक पूरा चेन रिएक्शन ट्रिगर कर देता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट का डेफिसिट यानी उनका घाटा बढ़ जाता है। अब इस घाटे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? उन्हें टैक्सेस बढ़ाने पड़ सकते हैं, जिसका सीधा असर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है और वो स्लो हो जाती है। और इस सब का जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो सबसे बुरा है। आने वाली जनरेशंस पर यानी हमारे बच्चों पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। तो सवाल ये उठता है, इतने हजारों करोड़ रुपए के बजट को, इतने बड़े स्केल पर हो रहे खर्च को आखिर मैनेज करता कौन है? हु इज इन चार्ज? आइए देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी किस एजेंसी के पास है। तो इसका जवाब है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। आप इसे एक तरह से इंडिया के फाइनेंसेस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ सकते हैं।
सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। और ये सिर्फ नंबर्स क्रंच करने वाली एजेंसी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये फाइनेंस कमीशन की जो क्रूशियल रिकमेंडेशंस होती हैं उन्हें लागू करती है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, और तो और ये दूसरी मिनिस्ट्रीज के लिए एक गाइड की तरह काम करती है, उनकी हेल्प करती है ताकि वो अपना बजट आसानी से और इफेक्टिवली यूज कर सकें। ओके, अब आते हैं पब्लिक फाइनेंस के एक सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर। यह है रेवेन्यू और कैपिटल स्पेंडिंग के बीच का डिफरेंस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम और आप, एक फैमिली अपना बजट मैनेज करती है। सोच के देखिए, आपके पास डेली खर्चों के लिए पैसा होता है, दूध, सब्जी, बिल्स, और फिर फ्यूचर के लिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, राइट? जैसे घर खरीदना या बच्चों की एजुकेशन। तो देखिए, एक तरफ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट के डे टू डे काम के लिए है, यानी रोजमर्रा के ऑपरेशंस। बस इतना समझ लीजिए, ये ऑफिस की लाइट्स ऑन रखने का खर्चा है। इंपॉर्टेंट है, पर इससे कोई नया एसेट क्रिएट नहीं होता। और दूसरी तरफ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो पैसा है जो देश के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, नए एसेट्स बनाना या पुराने लोन्स चुकाना। तो बिल्कुल साफ है, एक खर्चा है आज के लिए और दूसरा है आने वाले कल के लिए। चलिए, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये रेकरिंग खर्चे हैं, यानी बार बार होने वाले खर्चे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज और पेंशन्स हर महीने देनी पड़ती हैं, राइट? फिर जो पुराने लोन्स लिए हैं उन पर इंटरेस्ट पेमेंट्स, और हाँ, पीएम किसान योजना हो या एलपीजी सिलेंडर्स पर मिलने वाली सब्सिडी, ये सब अलग अलग सब्सिडीज जो आम सिटीजन्स को सपोर्ट करती हैं वो भी इसमें आती हैं। यहां तक कि स्टेट्स को जो ग्रांट्स दी जाती हैं वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ये फंड्स के नॉर्मल ऑपरेशनल फ्लो का ही एक हिस्सा हैं। और अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। देखिए, ये वो एरिया है जहां गवर्नमेंट देश के फ्यूचर में इन्वेस्ट करती है। ये आमतौर पर वन टाइम खर्चे होते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। इनसे देश में लास्टिंग एसेट्स बनते हैं। सोचिए, हर नया हाईवे, हर नया स्कूल या हॉस्पिटल जो बनता है, हर नई मशीन जो खरीदी जाती है, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और इसीलिए इसे प्रोडक्टिव स्पेंडिंग माना जाता है, क्योंकि यही तो है जो आगे चलकर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव रखता है। चलिए, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देखेंगे, और इससे आपको इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर की, यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस की एक बहुत अच्छी झलक मिलेगी। हम बात कर रहे हैं सेंटर की अपनी स्पेंडिंग और स्टेट्स को किए जाने वाले ट्रांसफर्स के बीच के डिवीजन की। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि देश का पैसा आखिर मैनेज कैसे होता है। तो जैसा कि आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं, टोटल बजट को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक बड़ा हिस्सा जो आमतौर पर ज्यादा होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर खर्च करती है, जबकि एक दूसरा हिस्सा, ए साइजेबल चंक, स्टेट्स को ट्रांसफर किया जाता है। क्यों? ताकि वो अपनी लोकल डेवलपमेंट और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। तो अब देखते हैं कि सेंटर की डायरेक्ट स्पेंडिंग में आखिर आता क्या क्या है। नंबर 1, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। सिंपल भाषा में सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने का खर्चा। नंबर 2, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ये वो बड़े नेशनल प्रोग्राम्स हैं जिनकी 100% फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों की जिम्मेदारी सेंटर की ही होती है। और नंबर 3, आखिर में डिफेंस, सरकारी कंपनीज यानी सीपीएसईज और इंटरेस्ट पेमेंट्स जैसे दूसरे जरूरी खर्चे भी इसी में आते हैं। और अब दूसरी तरफ है ट्रांसफर्स टू स्टेट्स। इसमें क्या है? पहला है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। यहां पर खर्चा सेंटर और स्टेट्स के बीच शेयर होता है, एक फिक्स्ड रेशियो में। फिर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर्स। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके तहत सेंट्रल टैक्सेस का एक हिस्सा स्टेट्स के साथ शेयर किया जाता है। ये उनका हक है। और इसके अलावा स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, जैसे कोई डिजास्टर रिलीफ हो, उसके लिए दिए जाने वाले दूसरे ग्रांट्स और लोन्स भी इसका हिस्सा हैं। ऑलराइट, तो हमने काफ़ी ग्राउंड कवर कर लिया है। अब चलिए सब कुछ एक साथ लाते हैं और इस एक्सप्लेनर के जो सबसे इंपॉर्टेंट की टेकअवेज हैं उनको एक क्विक समरी में फटाफट देख लेते हैं। रिवीजन टाइम। देखिए, ये टेबल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे डिस्कस किए गए चारों की क्लासिफिकेशंस को एकदम आसानी से समराइज करता है। इसको बस दिमाग में बिठा लीजिए। रेवेन्यू स्पेंडिंग रोजमर्रा के ऑपरेशंस के लिए, कैपिटल स्पेंडिंग फ्यूचर के एसेट्स बनाने के लिए, सिंपल। फिर सेंटर्स एक्सपेंडिचर वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे खर्च करती है, और ट्रांसफर्स वो फंड्स हैं जो वो आगे स्टेट्स को देती है। सच कहूं तो इन डिफरेंसेस को समझना ही इंडिया में पब्लिक मनी के मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे जरूरी है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बजट डेफिसिट्स के बारे में। अगर आपको इंडियन इकोनॉमी को ठीक से समझना है तो ये कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो आइए इसे एकदम आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं।
तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है बजट बैलेंस का कॉन्सेप्ट। बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट के बजट के दो मेन हिस्से होते हैं। एक है उनकी इनकम, जिसे हम टेक्निकली रिसीट्स कहते हैं, और दूसरा है उनका खर्चा, यानी कि एक्सपेंडिचर। बजट का स्टेटस क्या है, सरप्लस है या डेफिसिट, ये बस इन दोनों को कंपेयर करके ही पता चलता है। Okay, so let's talk about the ideal situation. यह है बैलेंस्ड बजट। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जितना गवर्नमेंट का टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, ठीक उतना ही उसका टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। ना 1 रुपया ज्यादा, ना 1 रुपया कम। फॉर्मूला है रेवेन्यू इक्वल्स एक्सपेंडिचर। इस सिचुएशन में ना तो कोई सरप्लस होता है और ना ही कोई डेफिसिट। सोचो, जैसे आपकी मंथली सैलरी 50,000 है और आपके सारे बिल्स मिलाकर भी एग्जैक्टली 50,000 ही बनते हैं। परफेक्ट बैलेंस है ना? पर सच कहूं तो रियलिटी में ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यही सच्चाई है। रियल वर्ल्ड में, चाहे वो एक छोटा सा परिवार हो या फिर पूरा देश, बजट्स ऑलमोस्ट हमेशा अनबैलेंस्ड ही रहते हैं। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर, ये दोनों चीजें कभी भी परफेक्टली मैच नहीं करती हैं। तो आखिर होता क्या है जब बजट अनबैलेंस्ड होता है? वेल, यहां पर दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं। या तो बजट सरप्लस में होगा, यानी फायदे में, या फिर बजट डेफिसिट में होगा, यानी घाटे में। यही वो दो प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं जिनका सामना हर गवर्नमेंट को करना पड़ता है। आप जरा इस स्लाइड को देखिए, ये दोनों को बहुत अच्छे से कंपेयर करती है। देखिए, सरप्लस बजट तब होता है जब गवर्नमेंट के रिसीट्स उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा होते हैं। सिंपल टर्म्स में, गवर्नमेंट कमा ज्यादा रही है और खर्च कम कर रही है। दूसरी तरफ है डेफिसिट बजट। ये ठीक उल्टा है, यहां एक्सपेंडिचर रिसीट से ज्यादा हो जाता है। और यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग, इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज में अक्सर जानबूझकर इंटेंशनली डेफिसिट बजट बनाया जाता है। क्यों? ताकि इकोनॉमी को एक पुश मिल सके, एक बूस्ट मिल सके। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई भी गवर्नमेंट जानकर डेलिबरेटली अपनी इनकम से ज्यादा खर्च क्यों करेगी? आखिर इस डेफिसिट का पर्पस क्या है? खासकर इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी में ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो इसके पीछे कई इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला, गवर्नमेंट डेफिसिट बजट इसलिए रखती है ताकि इकोनॉमी में पैसा पंप किया जा सके। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट होती है और नई जॉब्स क्रिएट होती हैं। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन या फूड सब्सिडीज जैसी इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स को फंड करने के लिए भी पैसा चाहिए। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, देश के फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे कि हाईवेज, पोर्ट्स और स्कूल्स बनाना। इन सब खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। पर हाँ, इसका एक अहम नोट भी है, ये सब करने से गवर्नमेंट की टोटल लाइबिलिटी यानी कुल उधार बढ़ जाता है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हर डेफिसिट एक जैसा नहीं होता। सिर्फ टोटल डेफिसिट का नंबर देख लेना काफी नहीं है। यह समझने के लिए कि कोई डेफिसिट गुड डेफिसिट है या बैड डेफिसिट, हमें उसकी क्वालिटी को एनालाइज करना पड़ता है। और इस एनालिसिस में हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है रेवेन्यू डेफिसिट। यह गवर्नमेंट के फाइनेंशियल हेल्थ का एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। तो आखिर ये रेवेन्यू डेफिसिट है क्या चीज? वेल, डेफिनेशन बिल्कुल सीधी है। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाता है, उस शॉर्टफॉल को हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। बेसिकली एक गवर्नमेंट की डे टू डे इनकम और उसके डे टू डे एक्सपेंसेस के बीच का घाटा है। और ये रहा इसका आसान सा फॉर्मूला, इसको हमेशा याद रखिएगा। रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली गवर्नमेंट के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से उसके सारे रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर देते हैं। सिंपल। चलिए, अब इस टेबल से इसके कंपोनेंट्स को समझते हैं। लेफ्ट साइड पर देखिए, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें गवर्नमेंट के सारे रिकरिंग यानी बार बार होने वाले डे टू डे खर्चे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज, रिटायर्ड लोगों की पेंशन्स, पुराने लोन्स पर इंटरेस्ट पेमेंट्स और फ्यूल, फर्टिलाइजर जैसी चीजों पर सब्सिडीज। ध्यान दीजिए, इन खर्चों से कोई नया एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। अब राइट साइड पर देखिए, ये हैं रेवेन्यू रिसीट्स। ये गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम के सोर्सेज हैं, जैसे आपसे मुझसे कलेक्ट किया गया इनकम टैक्स, जीएसटी, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए ली गई फीस और फाइन्स और पीएसयूज से होने वाला प्रॉफिट। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन ये रेवेन्यू डेफिसिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इस पर इतना फोकस किया जाता है? इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सी रिलेटेबल एनालॉजी यूज करेंगे जो आपको हमेशा याद रहेगी। चलिए गवर्नमेंट के इस पूरे बजट के झंझट को एक नॉर्मल घर के बजट से कंपेयर करके देखते हैं। आई प्रॉमिस यू, इसके बाद सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू रिसीट्स है ना, जैसे टैक्स से आने वाला पैसा, उसे आप अपनी फैमिली की फिक्स्ड मंथली सैलरी मान लीजिए। ये वो रेगुलर इनकम है जो हर महीने आती ही आती है।
और अब आते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। ये खर्चे जैसे सैलरीज देना या सब्सिडीज देना एक्चुअली आपके परिवार के हर महीने के ज़रूरी खर्चे हैं, जैसे घर का रेंट, रेशन का सामान, बच्चों की स्कूल फीस और इलेक्ट्रिसिटी का बिल। ये सब डे टू डे एक्सपेंसेस हैं। तो आप सोचिए, इन दोनों को मिलाकर रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सैलरी आपके महीने के ज़रूरी खर्चों के लिए कम पड़ रही है और आप अपने डेली बिल्स पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड से उधार ले रहे हैं। आप लोन नया घर या कार खरीदने के लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि रोज़ का खर्चा चलाने के लिए ले रहे हैं। कैन यू सी द प्रॉब्लम? ये एक बहुत ही डेंजरस और अनसस्टेनेबल सिचुएशन है। और एक कोट इस बात को बिल्कुल परफेक्टली समराइज करता है। जब रेवेन्यू डेफिसिट हाई होता है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट डिससेविंग कर रही है। वो अपनी सेविंग्स को खत्म कर रही है या फिर इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स की सेविंग्स को इस्तेमाल कर रही है। किस लिए? सिर्फ अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी रोजमर्रा के खर्चों को फाइनेंस करने के लिए। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कंजम्पशन है। सो हियर्स द बॉटम लाइन, एक हाई रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। सबसे पहले ये क्लियर कट वार्निंग साइन है कि गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम उसकी रेगुलर खर्चों को पूरा नहीं कर पा रही। इसका मतलब है कि सरकार उधार ले रही है, पर एसेट्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि सैलरीज और बिल्स पे करने के लिए। इससे होता यह है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा कम बच जाता है और देश पर डेट का बोझ बढ़ता जाता है। ओवरऑल ये एक इकोनॉमी की खराब फिस्कल हेल्थ का सीधा सीधा इंडिकेटर है। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। हमने सीखा कि डेफिसिट बजट का मतलब है एक्सपेंडिचर का इनकम से ज्यादा होना, जिसे अक्सर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने देखा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। ये गवर्नमेंट के डे टू डे स्पेंडिंग और रेगुलर इनकम के बीच का गैप है। इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। और सबसे क्रूशियल पॉइंट जिसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है वो ये है कि एक हाई रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट कंजम्पशन के लिए उधार ले रही है, जो कि उस इकोनॉमी के फाइनेंशियल फाउंडेशन में एक सीरियस प्रॉब्लम का सिग्नल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बजट डेफिसिट्स पार्ट 2। इसमें हम दो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट्स यानी फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम पहले फिस्कल डेफिसिट को समझेंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन और इंपॉर्टेंस देखेंगे। उसके बाद हम प्राइमरी डेफिसिट की तरफ बढ़ेंगे और फाइनली एक क्विक समरी से सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, फिस्कल डेफिसिट आखिर है क्या। आपने ये टर्म हर साल बजट के न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसी भी इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्चे और उसकी टोटल नॉन बोरोड रिसीट्स यानी बिना उधार वाली कमाई के बीच का डिफरेंस है। बेसिकली ये नंबर हमें सीधा सीधा ये बताता है कि सरकार को अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए इस साल सभी सोर्सेज से मिलाकर टोटल कितना पैसा बोरो करना पड़ेगा। चलिए इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल घर के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली की मंथली इनकम है 50,000 रुपए, लेकिन आपके सारे ज़रूरी खर्चे जैसे कि घर का रेंट, बिजली पानी के बिल्स, रेशन सब मिलाकर हो जाते हैं 60,000 रुपए। तो ये जो 10,000 रुपए का शॉर्टफॉल या कमी हुई, जिसे पूरा करने के लिए आपको कहीं से उधार लेना पड़ेगा, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जब गवर्नमेंट लेवल पर होता है तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ये बस कमाई और खर्च के बीच का गैप है। ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, तो चलिए देखते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये फॉर्मूला एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर अच्छे से फोकस करिएगा। तो ये है इसका मेन फॉर्मूला। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि टोटल रिसीट्स में हम गवर्नमेंट की बोरोइंग्स यानी उधार से मिला हुआ पैसा काउंट नहीं करते, क्योंकि हमें पता ये करना है कि उधार कितना लेना है। इसलिए हम सिर्फ उसकी एक्चुअल कमाई को उसके टोटल खर्चों से माइनस करते हैं। चलिए इस कैलकुलेशन को आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हम गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं। इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह के सारे खर्चे आ जाते हैं। स्टेप 2, फिर हम गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसमें बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना है। इसमें आते हैं रेवेन्यू रिसीट्स जैसे टैक्स से हुई कमाई और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। इसका मतलब वो पैसा जो सरकार के पास तो आता है पर उसके बदले में कोई नया कर्ज नहीं बनता, जैसे सरकारी कंपनीज में अपना हिस्सा बेचकर मिला पैसा यानी डिसइन्वेस्टमेंट, या पुराने दिए हुए लोन्स का पैसा वापस मिलना।
स्टेप 3, बस इतना ही करना है। टोटल एक्सपेंडिचर में से इन नॉन बोरोड रिसीट्स को माइनस कर दीजिए और आपको मिल जाएगा फिस्कल डेफिसिट। तो ठीक है, हमने फिस्कल डेफिसिट निकालना सीख लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हमारी इकॉनमी की हेल्थ के बारे में क्या-क्या बताता है? चलिए इसकी सिग्निफिकेंस को समझते हैं। देखिए, फिस्कल डेफिसिट से हमें गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में काफी कुछ पता चलता है। पहली चीज, ये टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट बताता है, यानी सरकार को इस साल कितना उधार चाहिए। दूसरा, ये दिखाता है कि देश पर कितना नया डेट या नया कर्ज चढ़ने वाला है। तीसरी बात, इसे हमेशा जीडीपी के परसेंटेज में दिखाया जाता है ताकि अलग अलग सालों में आसानी से कंपैरिजन किया जा सके। और ये आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अगर फिस्कल डेफिसिट का एक बड़ा हिस्सा रेवेन्यू डेफिसिट से आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि सरकार उधार का पैसा सैलरीज और सब्सिडीज जैसे डेली के खर्चों पर लगा रही है, ना कि रोड्स या हॉस्पिटल्स जैसे प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने में। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई लोन लेकर घर का राशन खरीद रहा हो, ना कि कोई प्रॉपर्टी या एसेट। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। फिस्कल डेफिसिट में पुराने लोन्स पर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स दिए जाते हैं वो भी शामिल होते हैं। अब ये तो पिछली सरकारों का बोझ है जो इस साल की सरकार उठा रही है। तो अगर हमें ये देखना हो कि करंट गवर्नमेंट अपने खर्चों को कितने डिसिप्लिन से मैनेज कर रही है पिछले बोझ को हटाकर, तो हम एक दूसरा और ज्यादा फोकस्ड मेट्रिक यूज करते हैं जिसे कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ये इन दोनों के बीच का कोर डिफरेंस बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ है फिस्कल डेफिसिट, जिसमें पुराने कर्ज पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट भी शामिल है और ये टोटल बोरोइंग को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ है प्राइमरी डेफिसिट, जो इन इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा देता है और सिर्फ करंट साल के फाइनेंशियल गैप पर फोकस करता है। सिंपल है, ये इस साल की परफॉर्मेंस को चेक करता है बिना पिछले सालों का बैगेज लिए। तो चलिए अब प्राइमरी डेफिसिट के पर्पस, इसके फॉर्मूला और इसके इम्प्लीकेशंस को थोड़ा और गहराई से अच्छे से समझते हैं। प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट की उस बोरोइंग को रिप्रेजेंट करता है जो वो इंटरेस्ट पेमेंट्स के अलावा बाकी सब खर्चों को पूरा करने के लिए ले रही है। इसका मेन गोल पिछले सालों के डेट की लेगेसी को साइड में रखकर सिर्फ प्रेजेंट के फिस्कल इम्बैलेंसेस यानी आज की आमदनी और खर्च के गैप पर फोकस करना है। इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। आपको बस फिस्कल डेफिसिट के टोटल अमाउंट में से पुराने लोन्स पर जो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज हैं, यानी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करने हैं, उन्हें माइनस कर देना है और जो अमाउंट बचेगा वही है आपका प्राइमरी डेफिसिट। ये छोटा सा नंबर हमें गवर्नमेंट के फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में बहुत कुछ बताता है। पहला, ये प्रेजेंट फिस्कल इम्बैलेंसेस पर ही फोकस करता है। दूसरा, ये करंट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को लेगेसी ऑफ पास्ट डेट से अलग कर देता है। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंसाइटफुल है। अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट नया उधार सिर्फ पुराना इंटरेस्ट चुकाने के लिए ले रही है, अपने नए खर्चों के लिए नहीं, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। और चौथा, अगर प्राइमरी डेफिसिट हाई है तो इसका साफ मतलब है कि करंट साल के खर्चे करंट साल की कमाई से बहुत ज्यादा हैं और करंट गवर्नमेंट इस गैप को भरने के लिए हेविली बोरो कर रही है। तो चलिए अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक क्विक समरी टेबल के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ये टेबल आपको एग्जाम रिवीजन के लिए दोनों कॉन्सेप्ट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। देखिए, मीनिंग, फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग नीड्स, जबकि प्राइमरी डेफिसिट है इंटरेस्ट पेमेंट्स को छोड़कर बाकी की बोरोइंग नीड्स। फॉर्मूला, एक का ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स और दूसरे का है फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। और ये इंडिकेट क्या करते हैं? फिस्कल डेफिसिट साल भर की ओवरऑल डेट रिक्वायरमेंट बताता है, जबकि प्राइमरी डेफिसिट करंट साल में गवर्नमेंट के फिस्कल डिसिप्लिन को शो करता है। इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए अब हमारा अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो है पब्लिक डेट मैनेजमेंट इन इंडिया। बिलीव मी, ये एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए बल्कि इंडिया की इकोनॉमी को अच्छे से समझने के लिए भी। ओके, सो बजट के जो बड़े बड़े नंबर्स हम देखते हैं ना, उनको ठीक से समझने के लिए आखिर ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट अपने डेट यानी अपने कर्ज को मैनेज कैसे करती है। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये पब्लिक डेट आखिर है क्या चीज। बहुत सिंपल शब्दों में पब्लिक डेट का मतलब है गवर्नमेंट का टोटल कर्ज, आसान भाषा में टोटल उधारी। ये पूरा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होल्ड किया जाता है। अब देखिए, होता क्या है, जब सरकार का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो जाता है तो एक गैप बन जाता है, राइट? उसी गैप को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। और इस गैप को भरने के लिए सरकार को पैसा उधार लेना पड़ता है। और क्योंकि ये अमाउंट इतना मैसिव होता है, हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट सबसे बड़ी बोरोअर बन जाती है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, पब्लिक डेट कोई वन टाइम लोन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक कंटिन्यूअस साइकिल है, एक ना खत्म होने वाला प्रोसेस। इमेजिन कीजिए, जैसे ही पुराने गवर्नमेंट बॉन्ड्स मैच्योर होते हैं, यानी उनका पेमेंट का टाइम आता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है?
उन्हें पे करने के लिए मार्केट में नए बॉन्ड्स इशू कर देती है और वहां से फ्रेश पैसा उठा लेती है। बेसिकली एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन। पता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीफाइनेंसिंग। और इसीलिए इस डेट को मैनेज करना एक इतना क्रूशल और ऑनगोइंग टास्क है। पूरे देश की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसी पर डिपेंड करती है। तो फिर सवाल यह है कि डेट मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। नंबर 1 सिंपल है, जितनी फंडिंग की जरूरत है उसे रेज करना। नंबर 2, ये फंडिंग लॉन्ग टर्म में लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर मिलनी चाहिए, मतलब सस्ते से सस्ता कर्ज उठाना। नंबर 3, इससे जुड़े हुए रिस्क को कंट्रोल में रखना, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट बढ़ने का रिस्क। और फाइनली इन सब से देश की ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है, पैसा भी चाहिए पर सस्ता और सेफ तरीके से। ओके, तो अब माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। इंडिया का ये जो इतना बड़ा डेट है, ये लाखों करोड़ का कर्ज, आखिर इसको मैनेज कौन करता है? वेल, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए देखते हैं कि इसके 2 मेन प्लेयर्स कौन हैं। तो देखिए, इंडिया में डेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटरनल डेट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये वो कर्ज है जो देश के अंदर से लिया गया है और इसको मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी है हमारे सेंट्रल बैंक की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की। फिर आता है एक्सटर्नल डेट। ये वो पैसा है जो दूसरे देशों से या फिर वर्ल्ड बैंक जैसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है। और इसको कौन मैनेज करता है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मैनेज करता है। तो याद रखिएगा, इंटरनल के लिए RBI और एक्सटर्नल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए अब RBI के रोल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। RBI बेसिकली गवर्नमेंट के लिए 2 रोल प्ले करता है। एक तो उसका बैंक है और दूसरा उसका डेट मैनेजर। तो डेट मैनेजर के तौर पर वो गवर्नमेंट के लिए GSECs यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करता है। इनमें मार्केट लोन्स और ट्रेजरी बिल्स जैसी चीजें आती हैं जिनके थ्रू मार्केट से पैसा मोबिलाइज किया जाता है। और इसके अलावा RBI गवर्नमेंट को वेज एंड मीन्स एडवांसेस यानी WMA भी देता है। ये WMA आप समझ लीजिए एक शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी है। अगर गवर्नमेंट को अचानक कैश की कमी हो जाए तो उसे मैनेज करने के लिए, बिल्कुल जैसे हमारे बैंक अकाउंट में एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। अब आते हैं एक्सटर्नल डेट स्ट्रैटेजी पर। यहां पर इंडिया की अप्रोच काफी कंजर्वेटिव और कह सकते हैं कि सेफ है। इंडिया आमतौर पर इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में सॉवरन बॉन्ड्स इशू करके पैसा नहीं उठाता। नहीं, इसके बजाय इंडिया क्या करता है, वो दूसरे देशों से डायरेक्ट लोन लेता है, जिसे हम कहते हैं बायलैटरल लोन्स, या फिर वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी बड़ी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है, जिनको मल्टीलैटरल लोन्स कहा जाता है। ये एक रिस्क अवर्स यानी रिस्क से बचकर चलने वाली स्ट्रैटेजी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी और कितना उधार लेगी, इस पर एक कंट्रोल रखना तो बहुत जरूरी है। आखिर वरना इकोनॉमी ट्रैक से उतर सकती है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर रूल बुक बनाई गई है। चलिए अब इस इंपॉर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क को समझते हैं। तो हुआ ये कि गवर्नमेंट के स्पेंडिंग और बोरोइंग में डिसिप्लिन लाने के लिए साल 2003 में पार्लियामेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून पास किया। इसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में FRBM एक्ट कहते हैं। ये डेट और ये एक्ट का नाम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो इस FRBM एक्ट के कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? आखिर इसे लाया क्यों गया? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था फिस्कल डिसिप्लिन के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना, एक कानूनी ढांचा। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट को धीरे धीरे कम करके एक सस्टेनेबल लेवल पर लाना। तीसरा, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर जनरेशनल इक्विटी को इंश्योर करना। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि आज की गवर्नमेंट इतना ज्यादा डेट ना ले ले कि उसका बोझ हमारी आने वाली जनरेशन्स पर पड़े। बेसिकली हम अपने बच्चों के लिए कर्ज का पहाड़ छोड़कर ना जाएं। और चौथा, इन सब चीजों से देश के लिए एक लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है अलग अलग स्कीम्स पर, प्रोजेक्ट्स पर। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या उस खर्च से डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं? क्या वो पैसा सही जगह काम आ रहा है? वेल, इसको चेक करने के लिए एक टूल है जिसे हम कहते हैं आउटकम बजट। इस कॉन्सेप्ट को 2 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1 है आउटलेज। आउटले मतलब वो पैसा जो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट करती है, यानी खर्च करती है। फॉर एग्जाम्पल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपीज एलोकेट करना, ये एक आउटले है। अब आता है स्टेप 2 जो है आउटकम्स। आउटकम का मतलब है उस खर्च से अचीव हुए एक्चुअल रिजल्ट्स या डेवलपमेंट। तो उसी एग्जाम्पल में 100 करोड़ खर्च करके आखिर कितनी लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू किया, ये आउटकम है। तो आउटकम बजट क्या करता है? ये इसी लिंक को मेजर करता है कि कितने पैसे खर्च किए और उसके बदले में कितना रिजल्ट मिला। बेसिकली आप आउटकम बजट को गवर्नमेंट के लिए एक प्रोग्रेस कार्ड की तरह समझ सकते हैं।
बिल्कुल स्कूल के रिपोर्ट कार्ड जैसा। ये मेजर करता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर जो पैसा खर्च हुआ उसने पब्लिक के लिए इंटेंडेड रिजल्ट्स डिलीवर किए या नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1000 करोड़ खर्च हुए। ये क्या हुआ? ये हुआ आउटले। लेकिन इससे आखिर कितने परिवारों को सच में घर मिला, वो है आउटकम। सो इट्स लिटरली अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ द गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे नए और आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पर। अब हम पब्लिक डेट में कुछ रीसेंट ट्रेंड्स की बात करेंगे जिससे गवर्नमेंट डेट में इन्वेस्ट करने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप और मैं जैसे आम लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर हम G-SECs यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टर्स की हिस्ट्री को देखें, इसकी टाइमलाइन को, तो पहले ना ये सिर्फ बड़े प्लेयर्स का गेम हुआ करता था। प्राइमरीली बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज ही इसमें इन्वेस्ट कर पाते थे। लेकिन फिर साल 2021 में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आया। वो था RBI रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी का लॉन्च। और अब प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आप और मैं आम नागरिक भी इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये RBI रिटेल डायरेक्ट है क्या? ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउ करती है कि वो डायरेक्ट सीधे RBI के साथ अपना अकाउंट खोलकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद और बेच सकें। इससे हो क्या रहा है? इससे डेट डीमोक्रेटाइज हो रहा है। मतलब अब इन्वेस्टर बेस सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें आम जनता भी शामिल हो रही है। सच कहूं तो ये इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है जो हर कॉमन सिटीजन को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का एक फैंटास्टिक मौका देता है।